तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक नंबर 1.3 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन भी निकाल चुके हैं, तो आज इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ढूंढने में मुश्किलात का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद उसके यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपने इक्वेशन तो देखी थी, वो तो आपने देखा था बेटा केसी की एक्सप्रेशन वो क्या थी बेटा, ऊपर क्या होती थी बेटा, प्रोडक्ट होती थी। अगर दो प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट, और इनके दरमियान बेटा क्या है, मल्टीप्लाई का साइन होता था जो कि लिखा नहीं जाता था। ठीक है, और नीचे क्या होता था बेटा, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होती थी। ठीक है, और इनके दरमियान भी साइन क्या होता था बेटा, प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से केसी की एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आज इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और बात को डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो ये बुक से नहीं है आपके बिल्कुल भी, लेकिन बात सही लिखी हुई है तो ये भी काबिल कबूल है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसे बात को देखते हैं, बस समझते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा, इज़ द प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या है बेटा, आपस में प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे किसका, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट से आगे जो उस साइड में होगा प्रोडक्ट, तो मिसाल पर ये प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेंगे, किनका प्रोडक्ट लेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ, अब आ रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज आप हो जाएंगे, इनका प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट ऑफ द, तो ये क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेना है आपको, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट मौजूद है, तो डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की। इसी तरीके से प्रोडक्ट की भी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देख लें प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है रिएक्टेंट से। उसके बाद भी कुछ बातें हैं उसको भी देख लें। विथ ईच रिएक्टेंट, और हर जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हो, ये रिएक्टेंट हो, ये रिएक्टेंट हो, ये रिएक्टेंट हो, विथ ईच रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, विथ ईच कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट का वर्ड मैंने गलती से बोल दिया, तो देखिए विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू अ पावर। ठीक है, तो हर कंसंट्रेशन के ऊपर बेटा कोई ना कोई पावर ज़रूर होगी। ठीक है, विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशेंट, इक्वल टू द कोफिशेंट। तो जिसके ऊपर पावर आएगी हर कंसंट्रेशन के ऊपर, वो किसके बराबर होगी बेटा, कोफिशेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, देखें यहाँ पे बेटा ये कोफिशेंट मौजूद है। ठीक है, ये जो आप H2 देख रहे हैं इससे पहले जो नंबर मौजूद है ये कोफिशेंट कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है बेटा, कोफिशेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी क्या लिखते हैं बेटा, केसी की इक्वेशन लिखते हैं, तो फिर मैं आपको बात आसानी से समझा सकता हूँ। ज़रा इसकी केसी की इक्वेशन क्या होगी बेटा, पिछली वीडियो हमने केसी की एक्सप्रेशन को लिखना सीखा है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या आता है बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट है NH3। ठीक है, और नीचे क्या आती है बेटा, आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या है आपके पास N2 और क्या है बेटा H2। ठीक है, अब देखें जो बेटा ये कोफिशेंट है, ये क्या है बेटा, ये कोफिशेंट है, तो ये क्या बनेगी बेटा, पावर बनेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ विथ ईच कंसंट्रेशन, तो इसके पास कोफिशेंट है, इसके बाद कोफिशेंट है, विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशेंट। ठीक है, तो इसकी कोफिशेंट क्या है बेटा, इसके ऊपर आ जाएगी और क्या बन जाएगी बेटा, पावर बन जाएगी। और H2 का जो कोफिशेंट है ये इसके ऊपर आएगा और पावर बन जाएगा। ठीक है, N2 का भी कोफिशेंट मौजूद है, वो 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता तो 1 नहीं लिखते हैं, तो इसके ऊपर ये 1 है तो लिखते नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केसी की एक्सप्रेशन लिखा गई इस रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशेंट ऑफ द सब्सटेंस। बात क्लियर है? ओके, तो हर कंसंट्रेशन की जो आपके पास पावर है उसको जो लिखते हैं किसके बराबर लिखते हैं, कोफिशेंट के बराबर लिखते हैं इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास लिखी हुई केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है। ठीक है,
तो इसको मैंने यहाँ पे हल कर दिया, ये आगे काम आएगी हमारे लिए, ठीक है। इसको भी हल कर सकते हैं, ये भी काम आएगी, लेकिन जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है इसको लिखना सिखाया गया है, वीडियो ने उस लाइक सामने हो तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। तो इस तरीके से बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की उस डेफिनेशन को हमने समझ लिया है, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है बेटा, इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे अगर दो प्रोडक्ट होता तो उसका प्रोडक्ट आता, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट। तो हर कंसंट्रेशन की क्या होगी बेटा, पावर होगी, और वो किसके बराबर होगी, कोफिशिएंट के बराबर होगी ऑफ द सब्सटेंस इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको बता दी गई। तो अब आ जाए देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड किस पे करता है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है देख लें आप, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट, ठीक है, वही बात है। और इसके जो डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट, ठीक है। इसके फॉर्मूले को बहुत बड़ा लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं आप इस फॉर्मूले को याद करें, आप सिर्फ बस इस डेफिनेशन को याद कर लें और ये डायरेक्ट से आप लिखना सीख लें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और जैसे पिछली वीडियो में बनाया उस तरीके को सीख लें, क्लियर। ये इसका फॉर्मूला है, वो पूरे डेफिनेशन से लिखा हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स को भी हटाया गया है, लेकिन चाहे तो उस वर्ड को भी ऐड किया जा सकता है तो और बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए और फिर ये लिखना आ जाना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो Kc की वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तब्दील करने से Kc की वैल्यू में कमी या बेशी दोनों वाक़या हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और डिपेंडिंग ऑन द केमिकल रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो Kc क्या बेटा, कांस्टेंट है। कोई सा भी रिएक्शन एक रिएक्शन है तो उसकी हमेशा जो Kc है वो क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट आएगी। चाहे आप रिएक्टेंट बढ़ा दें या प्रोडक्ट बढ़ा दें, रिएक्टेंट में कमी बेशी कर दें, आपके पास जो Kc है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ये सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और उसके बाद लिखा हुआ है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो Kc की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती। तो आप रिएक्टेंट जितना तब्दील कर दें, यानी जितने उसका इजाफा कर दें, प्रोडक्ट में इजाफा कर दें या कमी कर दें, तो Kc की वैल्यू में जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारे पास मौजूद है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आज इक्विलिब्रियम की यूनिट्स देखते हैं। तो कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसमें इक्विलिब्रियम की कोई यूनिट नहीं आएगी, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसके आंसर में इक्विलिब्रियम की यूनिट आएगी। तो आइए इसको देख लेते हैं और इसमें यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम को ड्राइव करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है बेटा यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो Kc हैज़ नो यूनिट। तो Kc की यूनिट कब नहीं होगी तो इसको देख लेते हैं। Kc हैज़ नो यूनिट इन द रिएक्शन व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। Kc की उस टाइम कोई यूनिट नहीं होगी जब क्या होगी बेटा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट साइड में मौजूद है तो Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है कितना बेटा, 1 मोल, कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ इससे पहले, इससे भी पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो 2 मोल हुए टोटल रिएक्टेंट साइड में। और इसी तरीके प्रोडक्ट साइड में भी कितने मोल होंगे आपके पास, 1 मोल लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं तो 1 मोल है, यहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं तो कितने मोल है बेटा, 1 मोल है। तो रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल। तब इसका जब हम आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो Kc की कोई यूनिट आपके पास नहीं होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो Kc हैज़ नो यूनिट इन द रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसिल आउट इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो आज पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर बात को समझते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके बाद है बेटा H2। इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद कोई पावर नहीं आई क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1 अगर आ गया तो उसको बता दें, कोई मसला नहीं। इसके पर पावर, इसकी कोफिशिएंट भी 1 है तो पावर 1 आएगी, तो 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है।
अब उसके बाद जो नीचे है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो क्या है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और फिर प्रोडक्ट और H2। तो इस तरीके से हमने इसकी क्या लिख लिया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखे। तो अब आ जाए इससे यूनिट निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना है बेटा, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इन्वर्स होती है। क्या होती है बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इन्वर्स होती तो है मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। तो डी एम क्यूब को ऊपर भेज देंगे तो मोल इंटू डी एम क्यूब इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आज ज़रा दिखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह लिखाएगा हमारे पास क्या, वो लिखाएगा हमारे पास मोल इंटू डी एम क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो भी यही लिखाएगी, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ओके। अब रिएक्टेंट जो नीचे हमारे पास है उसमें भी देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने भी यही लिखाएगा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, और H2 की जगह भी यही लिखाएगा बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये मोल इंटू डी एम क्यूब, मोल इंटू डी एम क्यूब इससे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स सेम है, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स सेम है आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरीके से बेटा केसी की कोई यूनिट आपके पास नहीं आएगी। तो केसी का सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा, विदाउट यूनिट होगा। तो उसकी यूनिट क्योंकि ख़त्म हो चुकी है। तो लिखा हुआ दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ द यूनिट्स कैंसिल आउट इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो चुकी है, ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, आपस में। अब दूसरी है जो इसमें क्या है बेटा, केसी की यूनिट होगी। तो केसी हैज़ अ यूनिट इन रिएक्शन। तो इसमें केसी की यूनिट होगी इन रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। जब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल ना हो नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड, तो उस केसी की यूनिट आपके पास होगी। तो इस इक्वेशन में देखिए बेटा, यहाँ 1 मोल है और यहाँ 3 मोल है, टोटल रिएक्टेंट साइड में 4 मोल हुए, और इस तरफ प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2 मोल है। तो एक साइड में बेटा 4 मोल और एक साइड में आपके पास 2 मोल। तो क्या है बेटा, इस केसी की यूनिट होगी, ठीक है। तो इसका जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो हम पहले से निकाल चुके हैं। तो अब आ जाए इसके यूनिट्स पर काम करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो केसी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखा है, NH3 की जो कंसनट्रेशन है मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, और इसके पास जो पावर आएगी वो आएगी 3, ठीक है। अब आ जाए नीचे, अब N2 की जगह क्या लिखा है बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसके ऊपर पावर 1 होगी तो वो नहीं लिखेंगे। और H2 की जगह क्या आएगा बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे ज़रा एक मिस्टेक हो गई इसको लिखते हुए, ठीक है। तो इधर NH3 के ऊपर 2 आएगा, जो मैंने गलती से 3 लिख दिया शुरू में, जो कि मैं अभी देख रहा हूँ। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेटा ये हमने लिख लिया है, वैल्यूज़ को लिख लिया है, और H2 के ऊपर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। गौर से देख लें बेटा, ये प्रोडक्ट के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए आप देख सकते हैं इसकी यूनिट लिख दी मैंने और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। N2 में बेटा कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ऐसे लिख दिया, कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 1 है, और H2 के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो अब आज इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा देखें क्या होता है इसमें। तो बेटा इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, ठीक है। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर क्या है, 3 है। तो इसमें से कटेगा, तो इसमें से जो पावर 2 है इसके समेत पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा सिर्फ। और इसमें से पावर 3 में से 2 पावर कट जाएगी, 2 पावर कट जाएगी, और क्या बचेगा आपके पास, 1 पावर बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1 पावर बचेगा। तो आ जाए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखें केसी इज इक्वल टू, ऊपर से जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई, ऊपर जो है सिर्फ 1 बचा, और नीचे क्या बचा, जो नीचे बचा मैं उसको लिख देता हूँ। तो वो बचा है मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। और यहाँ भी क्या बचा है बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। यहाँ पावर 1 था तो 1 तो लिखा हुआ है, ऐसे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब बकिया का हम ऊपर करते हैं। तो क्या है बेटा, के सी इज इक्वल टू, तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, बेसिस से हैं पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस से हैं बेटा पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखिएगा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, तो बेसिस सेम पावर ऐड 1 + 1। तो अब क्या होगा बेटा, आप इसको ऊपर भेज दें। तो के सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स,
पावर +2 थी, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, इस जो माइनस पावर है इनको आपने सबको बांट देना है, यानी दोनों को। तो मोल के साथ क्या आ जाएगा बेटा, मोल की पावर -2। ठीक है, और dm³ की पावर क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो dm³ की जो पावर होगी और 3 टू द 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 टू द 6, तो dm की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो Kc की यूनिट है तो ये हमारे पास आई जब नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल हो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो जब जैसे जैसे अनइक्वल हो गए तो उसमें जो Kc की यूनिट है उसमें तब्दीली भी आप देखेंगे। किसी में मोल के ऊपर इन्वर्स क्यूब भी हो सकता है और पावर 9 भी होगी, 12 भी होगी। जब सवालात हल करेंगे तो वहाँ पे यूनिट्स भी आप देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लें। इसी तरीके से अगर आप और देखना चाहते हैं जिसमें मैं और इक्वेशंस को लिखता हूँ और उसकी यूनिट्स को निकालता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए आप ये देखें जब तक मैं दूसरी इक्वेशंस को लिखता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास इसमें जो है नंबर ऑफ़ मोल्स जो रिएक्टेंट साइड में है वो बराबर है नंबर ऑफ़ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स है बेटा ये 1 1 2, रिएक्टेंट साइड में 2 मोल है तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, तो इसकी Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो आइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, प्रोडक्ट पे HI, ठीक है, और इसकी जो कोफिशिएंट है वो आपको पावर में लिखेंगे। ठीक है, और इधर जो है आपके पास H2, इसकी कोफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 होगी, जो कि लिखते नहीं है। I2 इससे कोफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 है, वो लिखते नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बेटा इसकी यूनिट निकालते हैं। Kc इज इक्वल टू, तो HI की जगह लिखना है आपने मोल इंटू dm³ इनवर्स और उसकी पावर 2, और HI में आप लिखेंगे मोल इंटू dm³ इनवर्स। ठीक है, और I2 में भी लिखेंगे मोल इंटू dm³ इनवर्स। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ Kc इज इक्वल टू, बेटा तो अभी ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मोल इंटू dm³ इनवर्स और उसकी पावर 2। अब नीचे देखिए बेटा ये बेसिस सेम है, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो बेस को एक बार लिखेंगे मोल इंटू dm³ इनवर्स और उसकी पावर 2, तो ये आपस में कट जाएगा सेम, और Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर, तो इसमें क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो वही देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 और यहाँ 1, तो रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स 2 है। ठीक है, तो आइए इसकी यूनिट इसके निकालते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले। Kc इज इक्वल टू, ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट क्या आएगा SO3, और जो कोफिशिएंट है उसको पावर के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या मौजूद है SO2, इसके कोफिशिएंट है 2, इसको पावर के तौर पर लिखेंगे, और O2 इसका कोफिशिएंट है 1 जो कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो अब क्या बेटा आइए इसमें यूनिट लिखते हैं और फिर इसकी यूनिट निकालते हैं। ठीक है, तो SO3 की जगह क्या लिखाएगा बेटा, इसकी यूनिट मोल इंटू dm³ इनवर्स और उसकी पावर 2, और SO3 की जगह क्या लिखाएगा बेटा, मोल इंटू dm³ इनवर्स और उसकी पावर 2, और ऑक्सीजन की जगह क्या लिखाएगा बेटा, मोल इंटू dm³ इनवर्स, उसकी पावर 1 है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए बेटा क्या होता है, देखिए ये देखिए बेटा सेम है, मोल इंटू dm³ इनवर्स और उसकी पावर 2, तो ये आपस में कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा बेटा, Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोल इंटू dm³ इनवर्स। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो तमाम की पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर 1 मौजूद है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो सबके साथ जो 1 जब माइनस होगा तो सबके साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा आपके पास, ठीक है, तो मोल इनवर्स इंटू dm³ के माइनस के साथ क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इधर देखें बेटा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल था, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी यूनिट जो है आ गई। तो इसकी यूनिट से ही फ़र्क है तो कोई मसला नहीं है, तो ऐसा होता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं जो तमाम बातें हमने यहाँ पर सीखी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट के बारे में और Kc की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।